हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदर कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे रेशियोज क्या होती हैं, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और रेशियो एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो एनालिसिस का मीनिंग समझते हैं कि रेशियो एनालिसिस बेसिकली होता है। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो पैसा हमारा यहाँ पर सेफ रहे, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें रेगुलर बेसिस पे जो है रिटर्न मिलती रहे। अब इन दोनों ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले उस कंपनी को जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करें अच्छे तरीके से जान लें कि वो कंपनी कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, वो हम पहले अच्छे तरीके से जान लें। और किसी कंपनी को जानने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पर अच्छे तरीके से स्टडी कर लो, एनालाइज कर लो, जिससे आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट को स्टडी कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी कर लो। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। बैलेंस शीट को अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो, तो आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है या फिर कितनी वीक है। इससे आपका जो पैसे को सेफ रखने का ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है, क्योंकि अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तब तो आप पैसा इन्वेस्ट करो, अदरवाइज आप पैसा मत इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता लग जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट कमा रही है, जिसपे ऊपर हमारा जो रिटर्न है वो यहाँ पर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो रेशियो एनालिसिस है, ये एक यहाँ पर हमारे टेक्निक है, टूल है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो वाकई में कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कितनी है। तो रेशियो एनालिसिस के अंदर हम लोग करते क्या है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो डिफरेंट हमारे फाइनेंशियल डाटा है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग रेशियोज जो है यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, और इन रेशियोज को कैलकुलेशन करने के बाद, इनको इंटरप्रेट करने के बाद हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल की देखो, हमने यहाँ पर एक रेशियो कैलकुलेट की, करंट रेशियो। क्या कैलकुलेट, यहाँ पर करंट रेशियो हमने यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर ली, जिससे हम कंपनी की शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी के बारे में यहाँ पर जो है जान सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी रेशियोज को रेशियो एनालिसिस के अंदर जो है कैलकुलेट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि रेशियो एनालिसिस एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली है कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। अब फटाफट से इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, डैश आर क्वांटिटेटिव टूल्स यूज्ड टू इवैल्यूएट अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन बाय कंपेयरिंग वेरियस फाइनेंशियल डाटा। यानी कि ऐसे टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, जो कि यहाँ पर डिफरेंट फाइनेंशियल डाटा का यूज़ करके उनको कंपेयर करके किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में जानने में हमारी हेल्प करते हैं, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं। पहला क्या है, अकाउंटिंग रेशियोज, दूसरा क्या है, बजट एनालिसिस, तीसरा क्या है, कैश फ्लो प्रोजेक्शन या फिर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो यहाँ पर देखो आंसर हमारा क्या रहने वाला है, अकाउंटिंग रेशियो इज अ करेक्ट आंसर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल डाटा का यूज करके उनको आपस में कंपेयर करके रेशियोज कैलकुलेट करते हैं और उसकी हेल्प से हम जो है फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, रेशियो एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस अकाउंटिंग रेशियोज टू असेस अ कंपनी। यानी रेशियो एनालिसिस हमारी एक फाइनेंशियल टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, ताकि हम यहाँ पर कंपनी के बारे में डैश चीज़ें जो है जान सकें। मतलब कि हम रेशियो एनालिसिस के अंदर कंपनी के बारे में कौन कौन सी चीज़ें जो है जान सकते हैं। पहले देखो क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर कैसी है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि वो फाइनेंशियली कितनी स्टेबल है ना, मतलब कि कैश फ्लो कैसा है उसके बारे में जान सके, या फिर फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जान सके कि वो कितनी स्ट्रांग है या फिर कितनी वीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर देखो हमारा ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ये सारी चीजें जो है वो हम रेशियो एनालिसिस के अंदर जो है जानते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ रेशियो, इसमें से कौन सी हमारे यहाँ पर रेशियो की टाइप जो है होती है। ठीक है, अब देखो क्या है कि हमें अपने बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है चाहिए होती है। उसके लिए हम रेशियो एनालिसिस के अंदर डिफरेंट रेशियोज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब जितनी भी हमारी रेशियोज हैं उनको हम जो है रेशियो एनालिसिस के अंदर 3 टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं।
पहला देखो क्या है सॉल्वेंसी रेशियो, दूसरा क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तीसरा क्या है एक्टिविटी रेशियो। इन सभी रेशियोज का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है कैलकुलेट करने का, और इससे हमें बिजनेस के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो पता लगती है। आगे हम डिटेल में इन रेशियोज के बारे में यहाँ पर जो है जानेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम मेनली जो है सॉल्वेंसी रेशियोज के ऊपर यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल और थ्योरी क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा रिलेटेड है किसके साथ, सॉल्वेंसी रेशियोज के साथ। तो ये कह रहा है विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पर फीचर होता है सॉल्वेंसी रेशियो का। तो ऑब्वियसली बात है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सॉल्वेंसी रेशियोज को अच्छे से समझना पड़ेगा। सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली होती क्या है, तो यहाँ पर देखो सॉल्वेंसी रेशियोज ऐसी रेशियोज होती है जिससे हम किसी कंपनी की सॉल्वेंसी चेक करते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सॉल्वेंट है या फिर नहीं। अब सॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है, तो सिंपली देखो जब कोई पर्सन, जब कोई कंपनी अपनी डेट ऑब्लिगेशंस को उसकी ड्यू डेट पर पे कर देती है, यानी कि उसके बाद इतने फंड्स अवेलेबल है कि वो अपने जो भी उन्होंने लोन वगैरह लिया है उसको वो आसानी से रीपे करती है, तो उस कंपनी को हम यहां पर क्या कहते हैं सॉल्वेंट, अदरवाइज वो इंसॉल्वेंट होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने यहाँ पर जो है 50 लाख रुपए का यहाँ पर जो है लोन लिया है बैंक से, ठीक है, जिसकी ड्यू डेट यहाँ पर कितनी है 5 साल बाद, मान के चलो वो 2020 में, ठीक है। तो अगर देखो 2020 में इस 50 लाख के लोन को वापस करने के लिए XYZ लिमिटेड के पास फंड्स अवेलेबल है और वो आसानी से इस 50 लाख रुपए को बैंक को वापस कर रही है, तो इस केस में हम मानेंगे कि जो कंपनी है ना वो यहाँ पर सॉल्वेंट है, अच्छी कंपनी है। अगर मान के चलो कि इसके पास फंड्स है ही नहीं, इसके पास सिर्फ 30 लाख रुपए, मतलब कि ये अपने लोन्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, लोन को वापस नहीं कर पा रही है, तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो कंपनी है ना वो यहाँ पर इंसॉल्वेंट है। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम हमेशा सॉल्वेंट कंपनी में जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रेशियोज है हमारे पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर फीचर होता है सॉल्वेंसी रेशियो का, तो पहला देखो क्या है, इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू अ कंपनीज कैपेसिटी टू रिपे इट्स डेट एंड मीट्स इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। यानी इससे हमें ये पता लग जाता है कि कंपनी की कैपेसिटी क्या है, क्या वो अपने डेट्स को पे ऑफ कर पा रही है, क्या वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे ऑफ कर पा रही है या फिर नहीं, उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है पता लगता है कंपनी की कैपेसिटी के बारे में। नेक्स्ट क्या है, इट इंडिकेट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपनी बाय असेसिंग इट एबिलिटी टू सस्टेन इट्स ऑपरेशन इन द लॉन्ग टर्म। यानी कि इससे हमें ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में पता लगता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। अगर फाइनेंशियली स्टेबल है तो सर्वाइव कर पाएगी, अगर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो ज्यादा चांसेस है कि वो जो है बंद हो जाए। नेक्स्ट क्या है, दीज रेशियोज आर ऑफन यूज्ड बाय क्रेडिटर लेंडर्स टू इवैल्यूएट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंपनी। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, जो कंपनी को लोन देना चाहते हैं, वो इन रेशियोज का यूज करते हैं कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या है कि वो पर्सन जो कि लोन को कितने आसानी से यहाँ पर जो है पे ऑफ कर पाते हैं। अगर पे ऑफ कर पाते हैं तो क्रेडिट वर्दी, अदरवाइज क्रेडिट वर्दी जो है वो नहीं। तो आप भी जब किसी को लोन देना चाहोगे तो पहले ये चेक करोगे ना कि वो क्रेडिट वर्दी है या फिर नहीं, क्या वो मेरे लोन को वापस कर देगा कि नहीं। तो ये सारी जो फीचर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियोज के अंडर आते हैं, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, डैश रेशियोज आर प्राइमरी यूज्ड टू इवैल्यूएट अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट्स इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एंड पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कोई भी हमारी यहाँ पर कंपनी, उसके जो भी यहाँ पर लोन्स होते हैं, डेट्स होते हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं, वो यहाँ पर दो तरह के होते हैं। पहला यहाँ पर देखो क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। क्या है हमारा यहाँ पर शॉर्ट टर्म, और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अब ये क्या होता है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या होता है, पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन, कोई भी ऐसा डेट जिसकी पेमेंट जो है कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर में यहाँ पर जो है करनी है, यानी कि उस लोन की जो ड्यू डेट है वो 1 साल के अंदर अंदर में है, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, और इसको हम करंट लायबिलिटीज के नाम से भी यहाँ पर जो है जानते हैं। और ये वर्ड्स आगे बार बार आएंगे तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमने XYZ लिमिटेड कंपनी ने जो है यहाँ पर बैंक से 1 लाख रुपए का यहाँ पर लोन लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया और 6 महीने के अंदर अंदर इसको जो है पे ऑफ करना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। दूसरा क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं, ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिसकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल के ज्यादा पीरियड के लिए यहाँ पर जो है करनी है, यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड में इसकी पेमेंट जो है वो करनी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी ने 5 सालों के लिए यहाँ पर जो है लोन लिया, तो यहाँ पर इसकी जो ड्यू डेट है वो 5 सालों के बाद आएगी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है वो कहलाएगा। तो जब भी हम किसी कंपनी की सॉल्वेंसी चेक करते हैं ना, तो
तो हम यहाँ पर दोनों सॉल्वेंसी चेक करते हैं कि एक कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है या फिर नहीं, और लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट है या फिर नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था ऐसे रेशियोज जो कि यहाँ पर कंपनी की एबिलिटी को चेक करते हैं कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है, वो हमारे रेशियोज कौन से होते हैं। पहला देखो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, दूसरा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा लिक्विडिटी या फिर बोथ ए एंड सी। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, बोथ ए एंड सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का ही यूज करते हैं हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए कि कोई कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे ऑफ कर पा रही है या फिर नहीं। और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को हम यहाँ पर जो है लिक्विडिटी रेशियो के नाम से भी जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बोथ ए एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। और जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इसका हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी की सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए कि वो अपने लॉन्ग टर्म डेट को पे ऑफ कर पा रही है या फिर नहीं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो इंक्लूड, इसमें से कौन सी हमारे यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो की टाइप होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की टाइप यहाँ पर होती है। तो पहला देखो क्या है, करंट रेशियो, दूसरा क्या है क्विक रेशियो, तीसरा क्या है नॉन करंट रेशियो, या फिर बोथ ए एंड बी। तो आंसर यहाँ पर बता दो, बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। दो इंपॉर्टेंट रेशियोज होती है हमारे यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर शॉर्ट टाइम के अंडर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को यहाँ पर चेक कर पाते हैं किसी भी कंपनी की। पहली कौन है, करंट रेशियो, और दूसरी क्या है यहाँ पर क्विक रेशियो। अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट रेशियो की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो करंट रेशियो है, ये हमें किसी कंपनी के यहाँ पर जो करंट एसेट्स हैं, जो यहाँ पर करंट एसेट्स हैं और उसके अगेंस्ट कितनी करंट लायबिलिटीज है उसके बारे में यहाँ पर जो है बताते हैं। यानी कि इसकी हेल्प से हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंपनी के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर बताते हैं। सिंपली हमें ये बताता है कि एक कंपनी की कितनी करंट लायबिलिटीज है और उनको पे ऑफ करने के लिए हमारे पास कितनी यहाँ पर करंट एसेट जो है अवेलेबल है। तो करंट लायबिलिटी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, करंट एसेट का मीनिंग मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ऐसी एसेट्स, कंपनी की ऐसी एसेट्स जिसको हम जो है एक साल के अंदर यूज कर लेंगे और उसको जो है हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि इसका हम एक साल के अंदर जो है बेनिफिट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसी एसेट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, करंट एसेट। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता दूं डेटर, ठीक है। आप जब उधार पे कोई सामान बेचते हो तो जनरली उसको 3 या 4 महीनों का क्रेडिट पीरियड जो है देते हो, तो इसकी जो पेमेंट है वो हमें एक साल के अंदर में मिल जाएगी, यानी कि हम इसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि हम इसको यूज कर लेंगे। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पर करंट एसेट जो है वो कहलाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल दूं, मान के चलो किसी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर 2 लाख के करंट एसेट्स हैं और यहाँ पर हमारे जो 1 लाख के करंट लायबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर आपको अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूँ तो 2:1 आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 1 रुपये लायबिलिटी है तो 2 रुपये की हमारे पास एसेट है। तो हम मानेंगे कि ये जो कंपनी है ना वो शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है, क्योंकि 1 रुपये पे करना है और इसको पे करने के लिए इसके पास 2 रुपये, यानी कि डबल पैसा है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, क्विक रेशियो। अब ये जो क्विक रेशियो होता है ये हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्विक एसेट्स और यहाँ पर हमारे करंट लायबिलिटीज के बारे में जो है हमें बताता है, यानी कि हमें बताएगा कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की करंट लायबिलिटीज कितनी है और उसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पर क्विक एसेट्स कितने हैं। अब पहले जानते हैं कि क्विक एसेट बेसिकली यहाँ पर है क्या। तो यहाँ पर देखो पहली चीज जो आपको जाननी है कि जो क्विक एसेट है वो हमारे यहाँ पर करंट एसेट्स का ही एक पार्ट होता है, यानी कि हमारी करंट एसेट्स का ही एक पार्ट जो है क्विक एसेट भी यहाँ पर कहलाता है। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर देखो क्विक एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि यहाँ पर कैश या फिर बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी कि हम बहुत जल्दी इसको जो है कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है आपको। जैसे एग्जाम्पल के मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जो कैश है, ठीक है, वो ऑलरेडी क्या है हमारा यहाँ पर कैश फॉर्म है। आपको इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको यहाँ पर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी से इसको जो है पे करके उस सामान को खरीद वगैरह लोगे। तो ये हमारी यहाँ पर क्या कहलाए, क्विक एसेट। इसके अलावा जो बैंक है, अब बैंक में जो बैलेंस पड़ा है वो लगभग कैश जैसा ही होता है, हम उसको कैश के तरीके से ही यूज़ कर सकते हैं पेमेंट वगैरह करने में, या फिर हम रिसिप्ट भी ले सकते हैं। तो ये जो बैंक है ये भी हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, क्विक एसेट। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी करंट एसेट्स क्विक एसेट होती है, तो ऐसा नहीं है। कुछ एसेट्स को छोड़कर बाकी सभी करंट एसेट हमारी यहाँ पर क्विक एसेट जो है होती है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो एक सिंपल फंडा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। कोई भी करंट एसेट जिसको हम जो है उसकी नेक्स्ट डील में अगर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हमारा कहलाएगा क्विक एसेट। जैसे एग्जांपल की मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जो डेटर है, ठीक है, डेटर कौन होते हैं, जिनको हमने उधार पे सामान बेच दिया होता है, हमने क्रेडिट पीरियड जो है वो दिया होता है 3 या 4 महीनों का, ठीक है। तो नेक्स्ट डील में हमें पैसा मिलने वाला होता है, नेक्स्ट डील में हम इसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये हमारा क्विक एसेट जो है वो कहलाएगा। क्लियर है। उसके बाद इसके अलावा जो बैंक है, ठीक है, यहाँ पर जो बैंक है वो भी हमारा क्विक एसेट है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैश में होता है, हम कहीं भी जाके उसको जो है
विड्रॉ जो है करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं जिसको हम बहुत जल्दी बेच के जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हमारी क्विक एसेट की कैटेगरी में ही आ जाती है। क्लियर है? तो ये चीज आपने अगर दिमाग में बिठा ली कि नेक्स्ट डील में अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप आसानी से करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस जो है वो समझ जाओगे। ठीक है, अब कौन ऐसी एसेट्स हैं जो कि क्विक एसेट नहीं आती है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं करंट एसेट्स में हमारी दो ही ऐसी एसेट्स हैं, एक हमारी यहां पर इन्वेंट्री और यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस। ये दो ऐसे यहाँ पर करंट एसेट्स हैं जो कि यहाँ पर हमारी क्विक एसेट की कैटेगरी में जो है नहीं आते। तो पहले इन दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? हमारा यहाँ पर जो स्टॉक, ठीक है, जो भी गुड्स में हम डील करते हैं तो हम बना के अपने पास स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं ताकि जब ऑर्डर आए तो हम उसको यहाँ पर बेच सकें। अब देखो ये जो स्टॉक होता है ना, इसको हम नेक्स्ट सेल में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो पहले हम इसको सेल करेंगे या नेक्स्ट सेल में क्या होगी, ये सेल होगी। उसके बाद हमें ये नहीं पता कि सेल कैश होगी या फिर क्रेडिट पे होगी। अगर क्रेडिट पे हुई तो आपको एक और डील तक जो है वेट करना पड़ेगा, मतलब ये नेक्स्ट सेल में कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? करंट एसेट कहलाएगा, पर क्विक एसेट नहीं। उसके बाद देखो क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? ऐसे एक्सपेंस जिसकी पेमेंट हमें कुछ टाइम के बाद करनी थी, जिनकी ड्यू डेट अभी नहीं आई थी पर पेमेंट हमने अभी कर दी है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर एक एम्प्लॉय था, उसने आपके पास 6 महीनों तक काम किया और आपने यहाँ पर उसको 10 महीने की सैलरी पे कर दी, तो ये जो 4 महीने की सैलरी है ये आपको फ्यूचर डेट पे पे करनी थी पर आपने अभी पे कर दी, तो ये हमारी क्या कहलाई? प्रीपेड एक्सपेंस, और ये भी हमारी एसेट है। अब देखो जो प्रीपेड एक्सपेंस है, 4 महीनों तक आपने जो एक्स्ट्रा सैलरी पे की, अब क्या आप सैलरी वापस लोगे उससे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम उससे 4 महीनों तक काम करवाएंगे। ठीक है, तो इसका तो कैश से लेना देना है ही नहीं, तो इसको हम क्विक एसेट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि दोनों काम क्या करते हैं, दोनों क्या कैसे यहाँ पर सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो करंट रेशियो वो हमें सिंपली बताता है कि कितनी हमारे यहाँ पर करंट एसेट्स हैं और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज हैं। यानी कि अगर मान के चलो 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज हैं तो 2 लाख रुपए की हमारे यहाँ पर जो है करंट एसेट है, यानी कि 1 लाख रुपए पे करने के लिए हमारे पास 2 लाख रुपए अवेलेबल है। ठीक है, पर आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करोगे कि कुछ हमारी करंट एसेट जो है वो कैश की फॉर्म में नहीं होती है, जैसे कि स्टॉक हो गया, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो इस केस में क्या होता है ना कि कई बार यहाँ पर अगर मान के चलो ये जो 1 लाख रुपए वाले हैं करंट लायबिलिटी वाले, वो अभी अगर इससे पैसा मांगने आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है हो सकता है कि इसके पास 1 लाख रुपए ना हो। जैसे मान के चलो यहाँ पर जो कैश की फॉर्म है और लिक्विड फॉर्म में इसके पास एसेट्स बची वो 80,000 थी और बाकी स्टॉक के फॉर्म में 1,20,000 थी। तो यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए वाले लेने आ जाए, ठीक है, इससे पैसा, तो यहाँ पर ये सिर्फ 80,000 रुपए ही पे कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है सॉल्वेंट जो है वो नहीं कहलाई, मतलब कि ये एक मेजर तो है पर एग्जैक्ट हमें यहाँ पर नहीं बताता है। और ये जो काम है वो हमारा क्विक रेशियो करता है। क्विक रेशियो जो है हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अगर करंट लायबिलिटी वाले अभी पैसा मांगने आ जाए तो हमारी कंपनी के पास कितना पैसा है उसको यहाँ पर वापस करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए बात बताऊं, यहाँ पर 1 लाख रुपए लायबिलिटी है, क्विक एसेट 80,000 रुपए, ठीक है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि 80,000 रुपए यानी कि ये कंपनी जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा डिफॉल्ट जो है वो कर दे। तो आई होप आपको यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि करंट रेशियो में बताता तो है सॉल्वेंसी के बारे में शॉर्ट टर्म में, पर क्विक रेशियो और अच्छे से यहाँ पर जो है बताता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट अब फॉर्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का। सबसे पहले देखो करंट रेशियो का अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। देखिए जितनी भी हमारी करंट एसेट है उसको हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज के साथ, तो हमारी यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हो गया क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब फटाफट से यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्विक एसेट हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि करंट एसेट्स में से 2 एसेट्स को छोड़ दो, हमारी इन्वेंट्री और यहाँ पर हमारे प्रीपेड एक्सपेंस, बाकी सभी एसेट हमारी क्विक एसेट है। यानी कि अगर हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो क्विक एसेट को कैलकुलेट करने का, वो क्या होगा कि करंट एसेट्स में से हमें इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देना है, तो बाकी के जो हमारे एसेट्स निकलेंगे वो हमारे यहाँ पर क्विक एसेट जो है होंगे। अब देखो ये आपको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि आगे क्वेश्चन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर ये चीजें जो है आएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम कैसे यहाँ पर रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली देखो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर करंट एसेट गिवन है 90,000 की, करंट लायबिलिटीज गिवन है 3,000 की, इन्वेंट्रीज गिवन है हमें 30,000 की, ठीक है, और हमें जो है करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों ही रेशियोज को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ, उसके बाद हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर करंट रेशियो को कैलकुलेट करें तो करंट रेशियो को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? करंट
करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये हमारा यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो करंट एसेट्स हमारी यहाँ पर कितनी है 90,000 की, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज हमारे यहाँ पर कितनी है 30,000 की, सॉरी हाँ सर 30,000 की, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी जो रेशियो आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पर 3:1, क्या आ जाएगी 3:1, यानी कि 1 रुपये अगर लायबिलिटी है तो उसको पे करने के लिए हमारे पास जो है 3 रुपये की करंट एसेट जो है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अब कैलकुलेट करते हैं क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो का हमारा यहाँ पर जो है फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है, हमें क्विक एसेट जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे? तो सिंपली देखो, जो हमारी यहाँ पर करंट एसेट्स है उसमें से हमें यहाँ पर माइनस कर देनी है क्या चीज? इन्वेंट्री, ठीक है। जो भी हमारी यहाँ पर इन्वेंट्रीज है, साथ के साथ जो भी प्रीपेड एक्सपेंस है, क्या है हमारे यहाँ पर? प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपली करंट एसेट्स हमारी यहाँ पर कितने हैं 90,000 की, ठीक है। इन्वेंट्रीज हमारी यहाँ पर कितनी है 30,000 की, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारी नील है। तो यहाँ पर हमारी जो क्विक एसेट निकल के आएगी वो 60,000 आ जाएगी। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये जो रेशियो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी वो 2:1 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि किसी कंपनी की आइडल रेशियो कितनी होती है करंट और क्विक रेशियो, मतलब कि कब माने कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल है शॉर्ट टर्म के अंडर। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं तो उसकी जो यहाँ पर आइडल रेशियो है वो कितनी है? 2:1, क्या है? 2:1, यानी कि करंट एसेट 2 होनी चाहिए और करंट लायबिलिटी 1 होनी चाहिए। और अगर मैं क्विक रेशियो की बात करूं तो उसकी जो आइडल रेशियो है वो हमारी यहाँ पर रहती है 1:1, क्या होती है? 1:1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट एसेट्स हमें यहाँ पर गिवन है 2,50,000 की, और इन्वेंट्रीज हमें यहाँ पर गिवन है 50,000 की। हमें यहाँ पर करंट रेशियो गिवन है 2:1। हमें लायबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें रेशियो नहीं बल्कि लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब इसको कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, करंट रेशियो इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या होगा? करंट एसेट में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर देखो करंट रेशियो में गिवन है 2:1, यानी कि इस तरीके से, और करंट एसेट्स हमें यहाँ पर गिवन है कितने? 2,50,000, क्या है? 2,50,000 की, और डिवाइड किसके साथ? हमें यहाँ पर करंट लायबिलिटीज के साथ करना है। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारा 2:1 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2,50,000 का। और अगर मैं करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो सिंपली 2 को उधर ले जाऊंगा, तो इसके साथ 2 के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1,25,000। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन भी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, पर इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना? साथ के साथ यहाँ पर कई बार एग्जामिनर जो है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, तो उसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका क्या करना है। देखो, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसका कोई यूज नहीं था, क्योंकि करंट एसेट में ऑलरेडी इन्वेंट्री जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, तो इसे हमें यहाँ पर इग्नोर जो है वो कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज 2 लाख रुपीज, इन्वेंट्रीज इज 30,000 रुपीज, प्रीपेड एक्सपेंस हमें यहाँ पर गिवन है 2,000 रुपीज, क्विक रेशियो हमें यहाँ पर गिवन है 2:1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर करंट लायबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दूं, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? क्विक एसेट्स, ठीक है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब क्विक रेशियो में यहाँ पर गिवन है 2:1, कितनी गिवन है? 2:1, और यहाँ पर हमें ना तो क्विक एसेट्स गिवन है और ना ही करंट लायबिलिटीज गिवन है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर जो है कैलकुलेट करनी जरूरी है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट जो है वो कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्विक एसेट को फाइंड आउट करते हैं, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रही होगी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या दिख रही है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये एक नई टर्म है। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सिंपली देखो, करंट एसेट्स को हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल यहाँ पर करंट एसेट्स होती हैं उसी को हम यहाँ पर जो है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है यहाँ पर कहते हैं। तो कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है सेम चीज को कोई और नाम से जो है लिख सकता है। तो यहाँ पर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को हम करंट एसेट्स ही यहाँ पर जो है कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, हमारे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल गिवन है, यानी कि हमारे पास जो है करंट एसेट्स गिवन है। तो करंट एसेट्स गिवन है, तो उससे हम क्विक एसेट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स में से हम कौन कौन सी चीजें माइनस करनी है? माइनस इन्वेंट्रीज और हमारा यहाँ पर जो है प्रीपेड एक्सपेंस, ये दो चीजें हमें यहाँ पर माइनस करनी है। तो यहाँ पर हमारे जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, यानी कि जो करंट एसेट है वो कितने? 2 लाख रुपए की, और जो हमारे इन्वेंट्रीज है वो कितने यहाँ पर? 30,000 रुपीज के, और जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो हमारे कितने यहाँ पर? 20,000 रुपीज के, यानी कि हमारी जो क्विक एसेट निकल के आई वो हमारी यहाँ पर कितनी निकल के आई? 1,50,000 की। कितनी निकल के आई? हमारे यहाँ पर 1,50,000 की जो है निकल के आई। 2 लाख में से 50,000 हमें यहाँ पर माइनस करना है,
ठीक है। तो एक चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, वो कितनी हमारी 1,50,000, क्या है 1,50,000। अब सिंपली हम यहाँ पर करंट लायबिलिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, करंट लायबिलिटीज को जो है इधर ले जाना है। तो करंट लायबिलिटीज हमारी आगे 2 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू हमारा क्विक एसेट्स 1,50,000 आ जाएगा, और करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,50,000 को हमें यहाँ पर डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 75,000 हमारा यहाँ पर जो है आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, इफ करंट लायबिलिटीज आर 2 टाइम्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट्स आर 1,50,000, फाइंड आउट करंट रेशियो। यहाँ पर देखो हमें सिंपल एक चीज बता दी गई है कि करंट लायबिलिटी कितनी है, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का 2 गुना यहाँ पर करंट लायबिलिटीज है। उसके बाद देखो हमें यहाँ पर करंट एसेट्स गिवन है 1,50,000 के। अब हमें करंट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर भी एक नई टर्म है वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल यहाँ पर क्या होती है, देखो जो हमने पहली वर्किंग कैपिटल पढ़ी थी वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल थी। ये हमारे क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। कभी आपको सिंगल दिख जाए ना वर्किंग कैपिटल लिखा तो उसका मतलब क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपली देखो हमारी जो करंट एसेट्स है उसमें से हमें करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो है वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था वो क्या था कि 2 वर्किंग कैपिटल जो हमारी करंट लायबिलिटीज है वो 2 गुना है वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमें कितनी गिवन है 1,50,000 की, माइनस इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली इधर ले आना है। तो यहाँ पर देखो हमारा वर्किंग कैपिटल के साथ ये प्लस हो जाएगा 2 वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1,50,000। तो यहाँ पर हमारा 3 वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,50,000। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो W को इधर रह देंगे और 3 के साथ जो है 1,50,000 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर एक बारी, 1,50,000 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर 3। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 50,000। ठीक है, अब हमने ये क्या कैलकुलेट किया है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया है। अब हम आसानी से करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि बोला गया है कि करंट लायबिलिटी जो है वो 2 गुना है किसका, हमारा यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का। यानी कि हम जो है वर्किंग कैपिटल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारी करंट लायबिलिटी जो निकल के आ जाएगी। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल हमने जो करंट लायबिलिटीज है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया 1 लाख रुपए। अब फटाफट से यहाँ पर हम करंट रेशियो को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर करंट एसेट्स हमारी 1,50,000 है और यहाँ पर हमारी जो करंट लायबिलिटीज है वो 1 लाख रुपए है। तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूं 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये जो रेशियो आएगी वो कितनी आएगी 1.5:1। यानी कि 1 रुपए की अगर लायबिलिटी है तो हमारी जो करंट एसेट्स है वो हमारे पास 1 रुपए 50 पैसे जो है अवेलेबल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, करंट लायबिलिटी 1,50,000, क्विक रेशियो इज 2:1, करंट रेशियो इज 3:1। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन इफ प्रीपेड एक्सपेंसेस आर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इन्वेंट्री अगर यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस जो है हमारे यहाँ पर नहीं होंगे। तो पहले जो चीजें हमें यहाँ पर गिवन है, पहली क्या चीज गिवन है, क्विक रेशियो हमें यहाँ पर जो है गिवन है वो कितनी हमारे यहाँ पर 2:1। ये चीजें आप नोट कर लिया करो फटाफट से। ठीक है, फिर करंट रेशियो हमें यहाँ पर गिवन है कितनी 3:1, क्या है 3:1। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पर इन्वेंट्री को फाइंड आउट करना है तो हमें 2 चीजें चाहिए। पहली यहाँ पर देखो क्या है, क्विक एसेट्स, और दूसरी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, करंट एसेट की जो है हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अभी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला हमारा क्विक रेशियो इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स हमारी यहाँ पर कितनी है वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। करंट लायबिलिटीज हमें यहाँ पर पता है कितनी है 1,50,000 की है। तो हम इसको सिंपली जो है इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 2:1 थी हमारे यहाँ पर रेशो, तो ये इधर जाके 2:1 ये इधर जाके जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो वो हमारी कितनी हो जाएगी 1,50,000 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्विक एसेट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 लाख हमारा यहाँ पर क्विक एसेट जो है कैलकुलेट हो गया। तो हमने यहाँ पर पहली चीज जो कैलकुलेट की है वो क्या है, क्विक एसेट्स, वो कितनी हमारी यहाँ पर 3 लाख रुपए की, कितनी है 3 लाख रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट अब फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ पर करंट एसेट्स। ठीक है, वो कैसे करेंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो हमारी यहाँ पर कितनी है 3:1, और यहाँ पर हमारी जो है करंट एसेट्स हमें गिवन नहीं है, करंट लायबिलिटीज हमें यहाँ पर गिवन है 1,50,000। तो सिमिलर प्रोसेस है, इसको हम इधर ले जाएंगे। तो 3:1,50,000 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3:1,50,000
तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4,50,000। ठीक है, तो हमारी जो करंट एसेट्स है वो कितनी आ रही है 4,50,000। अब सिंपली अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्विक एसेट कैलकुलेट करना है, तो इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का, वो हमारा देखो क्या बनेगा, करंट एसेट्स में से हमें यहाँ पर सिंपली जो है हमारे जितने भी इन्वेंट्री है और हमें यहाँ पर जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसे हमें जो है माइनस कर देना है। ठीक है, तो सिंपली देखो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस नील बता रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर करंट एसेट्स में से हमारे जो क्विक एसेट्स हैं उसको मैं माइनस कर दूँ, तो बाकी का जो अमाउंट बचा वो ऑब्वियसली बात है वो इन्वेंट्री होगा। तो यहाँ पर देखो 4,50,000 रुपये में से मैं यहाँ पर जो है 3 लाख रुपये यहाँ पर जो है माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपये जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक हमने काफी ट्रिकी क्वेश्चंस भी यहाँ पर जो है कर लिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। इसमें हमें ना तो करंट एसेट्स गिवन है ना ही करंट लायबिलिटीज गिवन है। यहाँ पर हमें खुद फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी करंट एसेट्स है, कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है, और उसके बाद हमें यहाँ पर करंट रेशियो और क्विक रेशियो जो है कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स इसमें से कौन कौन सी करंट एसेट है। सबसे पहले देखो हमारा जो कैश है वो करंट एसेट्स है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पर स्टॉक है वो करंट एसेट्स है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो हमारे करंट एसेट्स हैं, उसके बाद जो बैंक बैलेंस है वो भी हमारा करंट एसेट है, और उसके बाद लास्ट में जो डेटर्स हैं वो भी हमारे जो है करंट एसेट्स हैं। क्या है, हमारे करंट एसेट्स है। बाकी की जो चीजें है यहाँ पे देखो, क्रेडिटर हो गया ये हमारी करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल ये भी करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट एसेट में अगर कैलकुलेट करूँ तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, कैश हमारा 50,000 का, स्टॉक हमारा है 30,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 5,000 के, बैंक है हमारे यहाँ पर 5,000 का, और डेट से हमारे यहाँ पर 10,000 का। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सम अप कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है 80,000, 90,000 और यहाँ पर 1 लाख रुपए। तो करंट एसेट्स हमारी कितनी निकल के आ रही है, 1 लाख रुपए जो है वहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्विक एसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्विक एसेट में देखो बाकी सारी चीजें ठीक है, बस ये स्टॉक इंक्लूड नहीं करना है और यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं इंक्लूड करना है, बाकी चीजें इंक्लूड करनी है। यानी कि कैश का 50,000, ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर बैंक का 5,000, उसके बाद यहाँ पर डेटर का 10,000। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्विक एसेट जो है कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये हमारा कितना आ रहा है 65,000, कितना आ रहा है हमारा 65,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो निकल के आई हैं 1 लाख रुपए, और जो क्विक एसेट है वो निकल के आई है हमारी 65,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमें करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो करंट लायबिलिटी में 3 ही चीजें हमारी यहाँ पर गिवन है। करंट लायबिलिटी हमारी 3 ही चीजें। सबसे पहले देखो क्रेडिटर हमें गिवन है 25,000 के। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर लिख भी देता हूँ क्रेडिटर। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, हमारा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000 रुपये के। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल है 15,000 रुपये के। ठीक है, तो ये जो हमारा टोटल बनेगा वो हमारा यहाँ पर कितना बन जाएगा, 30, 40, 50,000। तो ये हमारी कितना बन जाएगा, यहाँ पर 50,000 जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब तीनों चीजें हमारी यहाँ पर निकल के आ चुकी है। अब हम आसानी से यहाँ पे जो है रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले अगर मैं करंट रेशियो की बात करूँ, करंट रेशियो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, करंट एसेट हमारी कितने 1 लाख रुपए हैं और हमारी जो करंट लायबिलिटी 50,000 है, तो ये हमारा रेशियो 2:1 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी क्विक रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय हमारी यहाँ पर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो हमारी जो क्विक एसेट्स है वो 65,000 है, उसको डिवाइड करना है 50,000 के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 65,000 डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पर 50,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.3:1, 1.3:1। क्लियर है आपको। तो ये हमारी रेशियो जो है कैलकुलेट हो गई है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है होगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ तक हमने जो है करंट रेशियो, हमारे जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियोज हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज है, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर जो है हो गया होगा। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, अब जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के साथ रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है कि लॉन्ग टर्म जो सॉल्वेंसी रेशियोज है उसको हम और किस नाम से यहाँ पर जो है जानते हैं। तो मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इसमें हम जो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की हेल्प से हम ये जानते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंसी है या फिर नहीं है। तो इसमें हम ये चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे ऑफ कर पा रही है या फिर नहीं कर पाई है। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, लीवरेज रेशियो, दूसरा है कैपिटलाइजेशन रेशियो, तीसरा क्या है, लॉन्ग टर्म रेशियो, और चौथा क्या है हमारा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ऑप्शन ए है लीवरेज रेशियो हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर।
लीवरेज रेशियो इज अ करेक्ट आंसर। हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को लीवरेज रेशियो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज इंक्लूड। इसमें से हमारी कौन कौन सी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की टाइप होती है? पहली डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरा क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरा क्या है इंटरेस्ट, चौथा क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पर आंसर बता दूं पहले मैं आपको, फोर्थ चारों के चारे हमारे यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के अंडर जो है आते हैं। टाइप्स हमारी होती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की। एक एक करके आप इनका मीनिंग समझते हैं ये क्या होते हैं और इससे हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं। तो पहला यहाँ पर देखो क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, अब इस रेशियो को समझने से पहले इसके जो वर्ड्स हैं उनको समझते हैं। देखो इस रेशियो के अंदर हमारे यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक डेट और इक्विटी। अब ये बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं, देखो जब भी कोई कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए, उसके पास दो तरीके होते हैं फंड्स को रेज करने का। पहला देखो क्या है कि वो कंपनी के ओनर से यहाँ पर जो है पैसा मंगवा ले, ठीक है, और दूसरा क्या है कि वो किसी थर्ड पार्टी से, जैसे कि बैंक वगैरह हो गया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, उससे यहाँ पर जो है पैसा मंगवा ले, मतलब कि ओनर के अलावा। तो यहाँ पे देखो कंपनी जो भी पैसा ओनर से मंगवाती है वो हमारा कहलाता है इक्विटी। क्या कहलाता है? इक्विटी। और जो भी पैसा वो थर्ड पार्टी से मंगवाती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डेट। क्या कहते हैं हम इसको यहाँ पर? डेट। ठीक है, तो जो डेट इक्विटी रेशियो है ना, वो हमें इन दोनों के बीच का ही रिलेशनशिप जो है बताती है। इससे हमें ये पता लगता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना पैसा जो है ओनर का लगा हुआ है और कितना पैसा जो है हमारी यहाँ पर थर्ड पार्टी का यहाँ पर जो है लगा हुआ है। ठीक है, इससे हमें इक्विटी और डेट के बारे में जो है पता लगता है। अब इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन लगाते हैं? देखो अगर किसी कंपनी में डेट का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है, तो वो कंपनी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि ऑनर का पैसा पहले उसमें कम लगा हुआ, पहले इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन वगैरह होते हैं। और इसके ऑपोजिट अगर किसी कंपनी में ओनर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है तो उस पर हम भरोसा जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्या है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो वर्ड हैं, टोटल एसेट और डेट। ठीक है, तो यहाँ पर डेट का मीनिंग पता है, टोटल एसेट आपको पता है वो सारी एसेट जो कि यहाँ पर कंपनी के पास है, इसमें हमारी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दोनों ही यहाँ पर जो है आ जाती है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है हमें टोटल एसेट और जो हमारे यहाँ पर डेट है उसके बीच का रिलेशनशिप बताती है। ये हमें ये बताता है कि एक कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, ठीक है, और उनको परचेज करने के लिए कितना पैसा जो है वो डेट का पैसा जो है लगा हुआ है। दूसरी इंटरप्रिटेशन हम ये भी लगाते हैं कि यहाँ पर जो डेट का पैसा लगा है उसके अगेंस्ट एज अ कोलैटरल कितनी कंपनी के एसेट जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे एग्जांपल ये मान के चलो हमारे जो टोटल एसेट है वो 5 रुपए है, जिसमें डेट का पैसा 1 रुपए लगा हुआ है, तो इससे एक इंटरप्रिटेशन आप एक लगाओगे कि 5 रुपए की एसेट से तो 1 रुपए डेट का पैसा लगा। दूसरा ये लगाओगे कि 1 रुपए का डेट है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास 5 रुपए की एसेट जो है एज अ कोलैटरल जो है पड़ी हुई है। नेक्स्ट क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या है हमारे यहाँ पर? प्रोप्राइटरी रेशियो। इसको हम यहाँ पर जो है इक्विटी रेशियो भी यहाँ पर जो है कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारी दो चीजें होती है। सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारी इक्विटी होती है, तो इक्विटी का मीनिंग आपको पता लग गया, ओनर का पैसा। और दूसरा हमारे यहाँ पर क्या होता है? टोटल एसेट्स। क्या होते हैं हमारे यहाँ पर? टोटल एसेट। तो इस रेशियो की हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर यहाँ पर कितना पैसा जो है ओनर्स का लगा हुआ है, कितनी एसेट्स हमारी कंपनी की जो है ओनर के पैसे से जो है यहाँ पर परचेज की हुई है। क्लियर है आपको? तो इक्विटी और टोटल एसेट के बीच में हमें रिलेशनशिप जो है वो बताता है। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? तो यहाँ पर सिंपली देखो कोई भी कंपनी लोन लेती है और उसके ऊपर उसे यहाँ पर जो है इंटरेस्ट हर साल जो है पे करना पड़ता है। तो इस रेशियो की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि कोई कंपनी जो है अपने इंटरेस्ट को कितने अच्छे से कवर पा रही है, कितने अच्छे से यहाँ पर पे ऑफ कर पा रही है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा जो है इंटरेस्ट के ऑपोजिट यहाँ इंटरेस्ट की पेमेंट में जो है जा रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर चारों रेशियोज का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक एक करके इनके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डैश इज अ फाइनेंशियल रेशियो इंडिकेटिंग द रिलेटिव पोर्शन ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड डेट यूज्ड टू फाइनेंस अ कंपनीज एसेट। यानी कि एक ऐसी फाइनेंशियल रेशियो जिससे हमें ये पता लगता है कि किसी कंपनी के एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए कितना पोर्शन शेयर होल्डर्स इक्विटी का लगा हुआ है और कितना पोर्शन हमारा यहाँ पर जो है डेट का लगा हुआ है। तो आंसर आपको पता लगेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो इज अ करेक्ट आंसर। डेट टू इक्विटी रेशियो इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट और इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पहले देखो क्या है? शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, या फिर लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, या फिर करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यहाँ पर देखो शेयर होल्डर फंड एक नया वर्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब है इक्विटी। क्या है? शेयर होल्डर फंड का मतलब जो पैसा कंपनी में शेयर ऑनर का यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि कंपनी का ऑनर कौन होता है? शेयर होल्डर जो होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का आपको पता है जिसकी पेमेंट 1 साल से ज्यादा के पीरियड में यहाँ पर करनी होती है। तो यहाँ पर आंसर बता दूं, ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। लॉन्ग टर्म डेट को हमें डिवाइड करना है शेयर होल्डर फंड के साथ, तो हमारा यहाँ पर जो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो है कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है? एक कंपनी हैज डिवाइडेड
डिवेंचर वर्थ 2 लाख रुपीज, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक इज 3 लाख रुपीज, इट्स शेयर होल्डर फंड इज 10 लाख रुपीज, कैलकुलेट्स डेट टू इक्विटी रेशियो। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने का हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर क्या होगा, शेयर होल्डर फंड, जिसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर जो है इक्विटी भी कह देता हूं। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही है। यहाँ पर लिख देते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, क्लियर है आपको। अब फटाफट से इसको कैलकुलेट कर ले। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, पहले लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड हमें गिवन है कितने, 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें से देखो कौन कौन से लॉन्ग टर्म डेट है। एक तो डिवेंचर है, जनरली जो डिवेंचर को एक साल से ज्यादा के लिए इशू किया जाता है तो ये लॉन्ग टर्म डेट है, और लॉन्ग टर्म लोन है, यानी कि दो है हमारे यहाँ पर कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखो हमारा जो डिवेंचर है 2 लाख रुपए के, वो है एक लॉन्ग टर्म डेट, और साथ के साथ जो हमारे यहाँ पर बैंक से हमने फाइनेंस लिया है 3 लाख रुपए का, वो जो है हमारा यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन है। यानी कि जो हमारी लॉन्ग टर्म डेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा टोटल 5 लाख रुपए का आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 लाख रुपए का यहाँ पर जो है आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 5 लाख रुपए लिख देता हूँ। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो जो रेशियो आएगी वो कितना आएगी, 0.5:1, यानी कि 1 रुपये यहाँ पर, 1 रुपये अगर यहाँ 0, ठीक है, अगर यहाँ पर 50 पैसे डेट का लगा हुआ है तो उसके अगेंस्ट 1 रुपया हमारा ऑनर का यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये रेशियो अच्छी मानी जाती है। और साथ के साथ आपको बता दूं, ये रेशियो जितनी ज्यादा कम होगी कंपनी उतनी ही अच्छी यहाँ पर जो है मानी जाएगी। क्योंकि देखो अगर रेशियो ज्यादा है इसका मतलब डेट का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, रेशियो कम है तो डेट का पैसा यहाँ पर कम लगा हुआ है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल, एक यहाँ पर कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है कितनी, हमारी यहाँ पर 5 लाख रुपीज। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपीज, रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास 3 लाख रुपीज, डिवेंचर्स हमें यहाँ पर गिवन है 5 लाख रुपीज के, लॉन्ग टर्म लोन हमें यहाँ पर गिवन है 1 लाख रुपीज के। हमें डेट टू इक्विटी रेशियो जो है कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पर सेम है, दो ही चीजें चाहिए, इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट। इसमें हमें कोई भी चीज गिवन नहीं है, दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट कर लेता हूं। तो लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ पर जो हमारा लॉन्ग टर्म डेट है उसका कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले देखो एक डिवेंचर है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन है, यानी कि 5 लाख प्लस हमारा यहाँ पर 1 लाख, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपए जो है वो आ जाएगा, क्या है हमारा यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म डेट हमारा कितना है, 6 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, अब हमें कैलकुलेट करना है इक्विटी। क्या करना है, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर का पैसा। तो यहाँ पर देखना है हमें कि कौन कौन सा पैसा जो है वो शेयर होल्डर वालों का इसमें है। सबसे पहले देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ये हमारा ऑनर का पैसा होता है, तो ये हमारा कितना है, 5 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक हमारी और शेयर कैपिटल होती है। ठीक है, वो भी हमारा शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भी हमारे ओनर्स होते हैं, तो वो जो पैसा है वो भी हमारा इक्विटी के अंडर 2 लाख रुपए। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, जब कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है तो उसका एक हिस्सा अपने पास रिजर्व करके रख लेती है ताकि फ्यूचर में अगर उसको जरूरत है उस पैसों का यूज करे। तो यहाँ पर देखो जो प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा ऑनर्स का ही होता है, चाहे वो रिजर्व करके कंपनी के पास पड़ा हुआ है, चाहे वो कंपनी ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट तो सारा कंपनी ऑनर का ही होता है, तो इसलिए ये जो पैसा है वो ऑनर्स का ही पैसा कहलाता है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 लाख रुपए का। कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 लाख रुपए यहाँ पर जो है आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारी रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.6:1, 0.6 रेशियो 1। 1 रुपये अगर यहाँ पर 1 रुपये हमारा ऑनर का है तो यहाँ पर 0.6 पैसे जो 60 पैसे जो है हमारे किसके यहाँ पर डेट वालों का लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, एक कंपनी हैज टोटल डेट्स। ठीक है, एक कंपनी हैज टोटल डेट्स ऑफ 4,50,000। टोटल एसेट्स यहाँ पर गिवन है 8 लाख रुपीस की, और करंट लायबिलिटीज हमें यहाँ पर गिवन है 1 लाख रुपए की। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें क्या क्या चीजें गिवन है, टोटल डेट्स और टोटल एसेट्स जो है हमें यहाँ पर गिवन है। ना तो हमें इक्विटी गिवन है और ना ही हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट जो है वो गिवन है। हमें इसी से यहाँ पर कैलकुलेट जो है करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो हम लॉन्ग टर्म डेट को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो टोटल हमारे डेट है, जो कंपनी के जो टोटल डेट होते हैं उसमें दो तरह का ही डेट होता है। एक हमारे लॉन्ग टर्म डेट होते हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लिए होते हैं, और दूसरा हमारा शॉर्ट टर्म डेट होते हैं जिसको हम यहाँ पर करंट लायबिलिटीज जो है वो यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास टोटल डेट्स की वैल्यू गिवन है कितनी, 4,50,000 की। और यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट तो नहीं गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट तो एज इट इज हम लिख लेंगे, पर हमें यहाँ पर करंट लायबिलिटीज के बारे में पता है। वो कितना है हमारा यहाँ पर करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारी, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस कर देंगे, 4,50,000 में से 1 लाख रुपए का माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हमारा लॉन्ग टर्म डेट जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म डेट हमारा कितना आ जाएगा, 4,50,000 माइनस 1 लाख, 3,50,000 हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट जो है निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3,50,000, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3,50,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट। हमारी यहाँ पर टोटल एसेट जो है वो हमें यहाँ पर पता करनी है इक्विटी। इक्विटी यहाँ पर कितनी होती है। तो सिंपली देखो हमारी यहाँ पर
टोटल एसेट, ठीक है, टोटल एसेट इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या होता है, इक्विटी, ठीक है, यानी कि जो ऑनर का पैसा है प्लस जो हमारा यहाँ पर टोटल डेट होता है, ये हमारा किसके इक्वल होता है, हमारा यहाँ पर टोटल एसेट के। तो टोटल एसेट के वैल्यू हमें कितनी गिवन है, टोटल एसेट की हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है 8 लाख रुपए, ठीक है, और इक्विटी की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन नहीं है तो वो एज इट इज लिख ले रहे हैं, और टोटल डेट्स हमें यहाँ पर गिवन है कितने, 4,50,000 के, ठीक है, 4,50,000 के। उसके बाद हमें क्या करना है, 8 लाख में से यहाँ पर 4,50,000 को यहाँ पर जो है माइनस कर देना, तो ये जो हमारा आंसर निकल के आएगा 8 लाख माइनस 4,50,000, तो ये जो हमारा कितना आ रहा है, 3,50,000, कितना आ रहा है यहाँ पर 3,50,000। तो यहाँ पर देखो जो हमारी करंट जो हमारी इक्विटी निकल के आई है वो 3,50,000 रही है। तो यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आप देखोगे कि हमारी जो रेशियो कैलकुलेट होगी वो 1:1 होगी, यानी कि 1 रुपये अगर यहाँ पर हमारे ऑनर का लगा हुआ है तो 1 ही रुपये हमारे यहाँ पर डेट का लगा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्टली कुछ भी गिवन नहीं था, हमें यहाँ पर खुद से यहाँ पर जो है कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट जो है थी। अब इस चीज को आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है इसके रिगार्डिंग जो है अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी शेयर कैपिटल इज 5 लाख रुपीज, रिजर्व एंड सरप्लस आर 3 लाख रुपीज, इट डेट टू इक्विटी रेशियो इज 1:1.5, देन कैलकुलेट इट्स लॉन्ग टर्म डेट। यानी कि यहाँ पर हमारे पास रेशियो गिवन है वो कितनी है हमारी यहाँ पर 1:1.5 पर हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट से यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय हमारा क्या है यहाँ पर इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी को हमें उधर तो सिंपली देखो इक्विटी की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है कितनी है, हमारे यहाँ पर 5 लाख रुपए, और रिजर्व एंड सरप्लस कितनी है हमारे यहाँ पर 3 लाख रुपए, यानी कि जो इक्विटी टोटल है वो हमारा कितना है यहाँ पर 8 लाख रुपए का, कितना का है 8 लाख रुपए का यहाँ पर जो है, शेयर कैपिटल 5 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूंगा, 8 लाख को इधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर देखो हमारा 8 लाख ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पर 1.5 इज इक्वल टू हमारा लॉन्ग टर्म डेट जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंपली मैंने सिंपल मैथमेटिक यूज किया, इस यहाँ पर डिवाइड में था तो यहाँ पर ऊपर चले गया बराबर के इस साइड में जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 8 लाख को 1.5 के साथ डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो 8 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, ये जो निकल के आया वो कितना है हमारा यहाँ पर 5,33,333, ठीक है। ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लॉन्ग टर्म डेट हमारी कितनी निकल के आ गई यहाँ पर 5,33,333, क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कंपनी हैज टोटल एसेट्स वर्थ 10 लाख रुपीज, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 3 लाख रुपीज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 2 लाख रुपीज, रिजर्व एंड सरप्लस इज 1 लाख रुपीज, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी और इक्विटी रेशियो। तो इक्विटी रेशियो का हमारा जो ये हमारी नई रेशियो, ठीक है, अभी हमने डेट टू इक्विटी रेशियो पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ऐसी रेशियो जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी के टोटल एसेट्स में कितना हिस्सा जो है वो ओनर्स का लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पर क्या होगा, सिंपली देखो जो भी हमारी यहाँ पर इक्विटी है उसे हमें डिवाइड कर देना है जो भी हमारी कंपनी की टोटल यहाँ पर जो है एसेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो चीजें हमें चाहिए, इक्विटी और यहाँ पर टोटल एसेट। टोटल एसेट हमें गिवन है, इक्विटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी है, 3 लाख रुपए की है, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए की है, और उसके बाद हमारी यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख रुपए की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा 6 लाख रुपीज हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर इक्विटी जो है निकल के आ जाएगी 6 लाख रुपीज। उसके बाद देखो टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी है, टोटल एसेट्स हमारे पास जो है 10 लाख रुपए की। तो यहाँ पर जब हम आंसर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा 0.6:1। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो अगर 1 रुपए की एसेट है तो उसमें 0.6 का जो पैसा है वो हमारे यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स है उसका यहाँ पर जो है लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से जो है इक्विटी रेशियो जो है या फिर प्रोप्राइटरी रेशियो जो है कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, एक कंपनी हैज टोटल डेट्स 2 लाख रुपीज, ठीक है। टोटल एसेट्स जो है उसके यहाँ पर 5 लाख रुपए की है। अभी हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी है, प्रोप्राइटरी और इक्विटी रेशियो जो है यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर सेम रहने वाला है, वो क्या है हमारा यहाँ पर जो भी इक्विटी है, ठीक है, और डिवाइड करना है टोटल एसेट्स के साथ, ठीक है। तो इक्विटी देखो, इक्विटी अब हमें डायरेक्ट तो नहीं दिया शेयर होल्डर फंड, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें टोटल डेट्स की बने और इससे हमें जो है कैलकुलेट करना आता है। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या होता है, टोटल डेट्स
प्लस हमारा यहाँ पर इक्विटी, ठीक है। तो टोटल डेट्स हमें यहाँ पर गिवन है, टोटल एसेट्स भी गिवन है कितनी 5 लाख रुपए की, और टोटल डेट्स हमें यहाँ पर गिवन है कितने की 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विटी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए 5 लाख में से माइनस कर देंगे यहाँ पर 2 लाख रुपए, तो ये हमारा जो आंसर है वो हमारा इक्विटी जो है आ जाएगा। तो इक्विटी हमारी कितनी आ रही है यहाँ पर 3 लाख रुपए, कितनी आ रही है 3 लाख रुपए जो है निकल के आ रही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्विटी कितनी है 3 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर टोटल एसेट हमारी 5 लाख रुपए की है, ठीक है। तो अब इसको हम फटाफट से डिवाइड कर देते हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाय हमारी यहाँ पर 5 लाख, तो ये जो आंसर आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 0.6:1। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो और इक्विटी रेशोज। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास गिवन है कितने की 4 लाख रुपए की, लॉन्ग टर्म डेट्स हमें यहाँ पर गिवन है 2 लाख रुपए के, और करंट लाइबिलिटीज हमारे यहाँ पर गिवन है 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब देखो हमारे पास इक्विटी चाहिए और टोटल एसेट चाहिए, तो हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर गिवन है, ना तो टोटल एसेट गिवन है और ना ही हमें इक्विटी गिवन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर एक नया वर्ड आपको दिख रहा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इसी से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो पैसा हमने जो है बिजनेस में लगाया हुआ है, बिजनेस में एम्प्लॉय किया हुआ है, जिसको हम यूज करें, ठीक है। और इसमें मेनली हमारे क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले देखो जो हमारी इक्विटी है, ऑनर का पैसा वो आता है। उसके बाद हमारे जो लॉन्ग टर्म डेट होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लॉन्ग टर्म डेट को ही कंसीडर जो है वो करते हैं जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट जो है वो आता है। तो यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म डेट हमें गिवन है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 4 लाख रुपए की है, और यहाँ पर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म, इक्विटी तो हमें गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। लॉन्ग टर्म डेट हमें गिवन है कितने की, यहाँ पर 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। तो 4 लाख में से 2 लाख रुपए का माइनस कर देना है, 2 लाख रुपए का माइनस कर देना है, तो वो हमारा यहाँ पर इक्विटी आ जाएगा। तो इक्विटी हमारी कितनी निकल के आएगी यहाँ पर 2 लाख रुपए, कितनी निकल के आएगी यहाँ पर 2 लाख रुपए। तो एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली, वो क्या है 2 लाख रुपए इक्विटी। उसके बाद टोटल एसेट से हमें यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपली देखो यहाँ पर टोटल एसेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है टोटल इक्विटी, ठीक है। टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है टोटल इक्विटी प्लस हमारे यहाँ पर टोटल डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जिसमें हमारा इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट जो है वो अवेलेबल है। साथ के साथ हमें करंट लायबिलिटी जो कि रह गई थी, जो टोटल डेट में आता है, वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो कितना 1 लाख रुपए। तो वो हम यहाँ पर करंट लायबिलिटीज को जो है प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारी टोटल एसेट कितनी आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी 4 लाख रुपए की है, ठीक है। और हमारी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो हमारी कितने 1 लाख रुपए की, तो हमारी जो एसेट्स आएंगी वो कितने आएंगी 5 लाख रुपए की जो है वो आ जाएंगे टोटल एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 लाख को डिवाइड करेंगे, 2 लाख को डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 5 लाख के साथ, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.4:1, 0.4:1। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर जो है होगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, एक कंपनी हैज टोटल डेट्स 11 लाख रुपीज, करंट लायबिलिटीज इज गिवन 3 लाख रुपीज, नॉन करंट एसेट्स हमें गिवन है 8 लाख रुपीज के, करंट एसेट्स गिवन है 4 लाख रुपीज के। हमें यहाँ पर टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारी यहाँ पर न्यू एसेट हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या होगी न्यू एसेट हो गई, क्योंकि पहले हमने कौन सी रेशियोज कैलकुलेट की थी इक्विटी रेशियो। अब तीसरी जो हमारी टाइप थी वो हमारी क्या थी टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या कहती थी कि हमें जो है इस रेशियो की हेल्प से ये पता लगता है कि एक कंपनी के टोटल एसेट में कितना पैसा जो है वो डेट वालों का लगा हुआ है, और एक डेट के अगेंस्ट कितना पैसा जो है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी हमारे पास एसेट के फॉर्म में पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपली देखो हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू हमारा होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को ही यहाँ पर जो है कंसीडर करते हैं। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें दो चीजें चाहिए, टोटल एसेट और लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम टोटल एसेट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोई भी यहाँ पर कंपनी हो उसकी जितनी भी एसेट्स होती है वो मेनली 2 तरह की होती है, एक नॉन करंट और यहाँ पर करंट, ठीक है। तो हमारे पास वो दोनों ही अवेलेबल है, हमारे पास नॉन करंट भी पड़ी हुई है एसेट्स, ठीक है, और हमारे यहाँ पर जो पास जो है करंट एसेट्स भी यहाँ पर गिवन है। तो अगर मुझे टोटल एसेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इनको प्लस कर दूंगा आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स कितनी है, नॉन करंट एसेट है 8 लाख रुपए की, और करंट एसेट्स हमारी कितनी है 4 लाख रुपए की,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो करंट एसेट जो टोटल एसेट है वो कितने आई 12 लाख रुपए। तो यहाँ पर 12 लाख जो है वो लिख देते, क्या लिख देते हैं 12 लाख जो है वो लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, करंट लायबिलिटीज गिवन है 3 लाख रुपए की और टोटल डेट्स हमें यहाँ पर जो है गिवन है। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ ही गए हो कि हम इससे कैसे जो है वो टोटल लॉन्ग टर्म डेट जो है कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल डेट इजिकल टू हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस हमारे यहाँ पर करंट लायबिलिटीज। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना है 11 लाख रुपए का है और लॉन्ग टर्म डेट हमें यहाँ पर पता नहीं, टोटल डेट हमारा 11 लाख रुपए का था। तो करंट लायबिलिटीज हमारे यहाँ पर कितनी है 3 लाख रुपए की। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको माइनस कर दूंगा। तो 11 लाख में से हमें यहाँ पर जो है 3 लाख रुपए माइनस करना है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर करंट लायबिलिटी जो है, और सॉरी लॉन्ग टर्म डेट जो है वो निकल के आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा लॉन्ग टर्म डेट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 8 लाख रुपए जो है निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 8 लाख रुपए यहाँ पर लिख दूंगा और जब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अच्छे से 8 लाख रुपीज। ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है 12 लाख डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पर 8 लाख। ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.5:1, यानी कि अगर यहाँ पर हमारी जो एसेट्स हैं टोटल एसेट 1.5 है तो 1 रुपये उनमें डेट का लगा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है वो यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती, ये जो सिचुएशन है वो यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि एसेट्स में ऑनर से ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर इक्विटी वालों का जो है पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर कभी इन्वेस्टमेंट करने की नौबत आए तो आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करना। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, एक्स लिमिटेड हैज़ अ लॉन्ग टर्म डेट 5 lakh rupees. Its total asset to debt ratio is 2.5:1. Calculate the total asset of the company. हमें टोटल एसेट चाहिए। तो सबसे पहले देखो टोटल एसेट टू डेट रेशियो हमें 2.5 डिवाइडेड बाय 1 दी हुई है। फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है। यहाँ पर हमारे लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पर डेट जो है निकल के आ जाता है। ठीक है। हमें पता क्या करना है, यहाँ पर टोटल एसेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हमारे जो लॉन्ग टर्म डेट है वो कितने गिवन है हमें, वो हमें यहाँ पर गिवन है 5 लाख रुपीज़ की। ठीक है। तो 5 लाख रुपीज़ हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट हो गए। टोटल एसेट्स हमें यहाँ पर पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले आऊँगा। तो 2.5 हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 लाख रुपीज़ हमारा यहाँ इजिकल टू हमारा टोटल एसेट जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको जब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो 5 लाख इंटू 2.5, ये जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है हमारा 1,25,000। ठीक है। 1,25,000 जो है हमारा निकल के आ रहा है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा ये जो आंसर हमारा निकल के आ रहा है 2.5 ये हमारा निकल के आ रहा है 12,50,000 रुपये। कितना निकल के आ रहा है 12,50,000 रुपये। तो यहाँ पर देखो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या है, हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। 12,50,000 हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इससे हम ये पता करते हैं कि हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उनको कवर करने के लिए हम कितना प्रॉफिट जो है यहाँ पर कमा रहे हैं। क्लियर है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है वो हमारा यहाँ पर देखो क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का मतलब आपको पता है, जो भी आप पैसा जो है एज ए इंटरेस्ट पे करो। EBIT क्या है, इसका फुल फॉर्म देखो क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या है कि जो पैसा आपने, ठीक है, कमाया है और अभी तक उसमें से आपने ना तो इंटरेस्ट पे किया और ना ही आपने यहाँ पर टैक्स पे किया है, वो हमारा कहलाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पर जो डिटेल्स दी हुई हैं वो क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2,50,000। यहाँ पर आपको टिक मार्क कर लेना है कि हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, और जब आफ्टर टैक्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया और हमने यहाँ पर टैक्स भी माइनस कर दिया। पर हमें क्या चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स यहाँ पर चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको वापस से प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 लाख, अगर मुझे EBIT यहाँ पर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2,50,000 रुपये में से इसमें सबसे पहले जो टैक्स पे किया, टैक्स देखो कितना है 50,000 रुपये, मैंने 50,000 रुपये पे किया वो प्लस कर दूंगा। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस है, देखो यहाँ पर हमारे 15 लाख के लॉन्ग टर्म डेट है, इसके ऊपर हम जो है 10% का इंटरेस्ट जो है वो
पे करते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। 1,50,000 हमें यहाँ पर जो है प्लस कर देना है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर टोटल करूँ तो 2,50,000 रुपये मेरा जो है नेट प्रॉफिट था, उसमें मैं 50,000 रुपये और प्लस कर देता हूँ और 1,50,000 और प्लस कर देता हूँ। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4,50,000। तो EBIT हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4,50,000, 4,50,000। उसके बाद देखो डिवाइड करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था 1,50,000 का, तो मैं जो है इसको 1,50,000 के साथ डिवाइड कर दूंगा। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पर 3। वो कितना आ रहा है 3:1। कितना आ रहा है 3:1। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम 1 रुपये इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम 3 रुपये प्रॉफिट जो है यहाँ पर कमाते हैं। और ये रेशियो जितनी ज़्यादा हाई होती है उतना ही ज़्यादा यहाँ पर जो है अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर क्या होती है। क्योंकि देखो जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग है वो इसी के साथ जो है वो रिलेटेड होती है। ठीक है, तो अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से समझनी है तो उससे पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है तो इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पर जो है समझाऊंगा। तो मान के चलो एक XYZ लिमिटेड कंपनी है जो कि यहाँ पर कार बना के मार्केट में सेल करती है। एक कार जो वो बनाती है उसकी कॉस्ट कितनी आती है, उसको यहाँ पर 10 लाख रुपए। तो कंपनी यहाँ पर जनरली जो है 5 कार यहाँ पर बनाती है जिसकी कॉस्ट उसको आती है यहाँ पर 50 लाख रुपीज। पर कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर 6 कार्स जो है यहाँ पर बनाए जिसकी कॉस्ट उसकी कितनी आ गई यहाँ पर 60 लाख रुपीज। यानी कि जब कंपनी ने यहाँ पर 6 कारें बनाई तो उसकी वजह से उसकी 10 लाख रुपए से कॉस्ट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी। यानी कि एक एडिशनल यूनिट जो हमने यहाँ पर एक एडिशनल कार यहाँ पे जो है बनाई है उसकी कॉस्ट हमें कितनी आ रही है यहाँ पर 10 लाख रुपए। तो ये जो 10 लाख रुपए कॉस्ट है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं है ना, और हमने एक एडिशनल यूनिट यहाँ पे जो है प्रोड्यूस कर लिया है, तो वो जो एडिशनल यूनिट होती है उसकी जो कॉस्ट होती है ना, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, यहाँ पर हमारी जो है मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पर बेसिकली क्या होती है। तो यहाँ पर देखो मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी एक कॉस्टिंग की टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पे जो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की है उसके कॉस्ट को हम यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई करते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या हुआ, 6 कारें बनाई। अब XYZ लिमिटेड कंपनी जानना चाहती है कि उसने जो एक कार ज्यादा बनाई है उसकी कॉस्ट उसको कितनी आई है, तो वो चीज ये पता कर सकती है मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से। क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से। यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर हम लोग जो है एक प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब बेसिकली हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर करते क्या है, कैसे ये चीजें को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे देखो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर मेनली हम 2 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। 2 चीजें हम करते हैं। सबसे पहली चीज होती है जो हमारी यहाँ पर टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने की, उसको हम यहाँ पर 2 हिस्सों में जो है डिवाइड करते हैं। पहला देखो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर, वेरिएबल कॉस्ट। और दूसरा काम हम यहाँ पर करते हैं कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का। क्या है, कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारी जितने भी हम कॉस्ट इनकर करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के, वो कॉस्ट हमारे मेनली जो है 2 तरीके के होते हैं। पहला देखो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ऐसे कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से चेंज नहीं होते, ये प्रोडक्शन के हर लेवल पे जो है कांस्टेंट रहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो आपने एक फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है, ठीक है, उसका आप हर महीने 10,000 जो है रेंट पे कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो फैक्ट्री में अगर आप यहाँ पर 1 यूनिट प्रोड्यूस करो तब भी आपको 10,000 पे करना पड़ रहा है, अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करो तब भी आपको 10,000 पे करना पड़ रहा है। यानी कि प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सिंपली ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होती है तो ये बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन अगर डिक्रीज होती है तो ये डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। देखो अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल कम यूज होगा, 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यूज होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो यहाँ पर 100 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यूज होगा। तो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से हमारी ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना, वो हमारी कहलाएगी यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने क्या करना है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं जो टोटल कॉस्ट है उसको इन 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देना है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने की जरूरत क्यों है, तो सिंपली देखो जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं, जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही यहाँ पर जो है इंक्लूड करते हैं। यानी कि जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो करें, मान के चलो एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने में हमने यहाँ पर जो है 10 रुपये वेरिएबल कॉस्ट खर्च किए और 5 रुपये यहाँ पर फिक्स कॉस्ट खर्च किए, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी कैलकुलेट होगी, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये। क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंडर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्लूड जो है वो यहाँ पर
करते हैं। अब आप सोचोगे फिक्स कॉस्ट क्या होता है, तो फिक्स कॉस्ट को आगे हम कंट्रीब्यूशन के साथ जो है रिटर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कंट्रीब्यूशन की, कंट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या होती है, तो सिंपली देखो जब हमारी सेल्स, ठीक है, हमारी सेल्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट से हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट को बनाने की, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन अराइज होता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो आपने सेल्स की 50,000 रुपये की, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट है 20,000 रुपये की, ठीक है, उसके बाद माइनस करने के बाद ये जो 30,000 रुपये यहाँ पर बचाना, ये हमारा कहलाता है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन, यानी कि हर प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद इतने जो है पैसे जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी के प्रॉफिट के अंडर। अब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। सबसे पहले जो सेल्स हुई है, तो सेल्स मान के चलो हमारी 50,000 की है, ठीक है, उसमें से हमें यहाँ पर जो है 20,000 वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने, 30,000 हमारी क्या है कंट्रीब्यूशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है इसको हम आगे जाकर रिटर्न ऑफ करते हैं कंट्रीब्यूशन के साथ। तो यहाँ पे देखो जब हमें कंपनी का प्रॉफिट जानना होता है तो हम क्या करते हैं, इस जो भी हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है उसमें से जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, मान के चलो जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 रुपये, वो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यानी कि रिटर्न ऑफ कर देते हैं, और लास्ट में जो अमाउंट बचती है वो हमारी कहलाती है प्रॉफिट। क्या कहलाती है, प्रॉफिट। यानी कि कंट्रीब्यूशन हमारा प्रॉफिट नहीं है, अल्टीमेट प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो तब कैलकुलेट होता है जब हम एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट को उसकी सेल्स में से माइनस करते हैं, पर ये कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही माइनस करके आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता है, बल्कि कंट्रीब्यूशन को जब हम फिक्स कॉस्ट के साथ रिटर्न ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद हमारा जो अमाउंट बचता है वो हमारा प्रॉफिट जो है कहलाता है। तो यहाँ तक आपको यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे की जाती है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का यहाँ पर मतलब क्या है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट, तो ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो टोटल कॉस्ट यहाँ पर हम कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम ही बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, यानी कि हम वन मोर यूनिट को जब प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो एडिशनल कॉस्ट है उसे हम कहते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि चौथे में क्या कह रहा है, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो एसोसिएट होती है प्रोडक्शन के साथ वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग को डिफाइन करती है। पहला क्या है, इट इज अ कॉस्टिंग टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि कॉस्टिंग टेक्निक होती है जिसका यूज करके हमने एक एडिशनल यूनिट जो यहाँ पर प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट या इन दिस टेक्निक कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द ऑपरेशन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, यानी कि इस टेक्निक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं उसी को हम यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विसेज की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट डिफाइन करी है। नेक्स्ट या ऑल फिक्स कॉस्ट कैन बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन इन द पीरियड इन विच दे अराइज, यानी कि जितनी भी हमारी फिक्स कॉस्ट है उसे हम कंट्रीब्यूशन के साथ रिटर्न ऑफ करते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर फीचर नहीं होती है मार्जिनल कॉस्टिंग की। पहले देखो क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग अकम्पासेस बोथ द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम यहाँ पर कॉस्ट को रिकॉर्ड भी करते हैं और उसको रिपोर्ट भी करते हैं मैनेजमेंट को, ये दोनों चीजें इंक्लूड होती है, तो ये बिल्कुल फीचर होता है, ये बिल्कुल फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो ये भी हमारा फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है, एलोकेटिंग ऑल कॉस्ट टू ऑपरेशन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी हमारे कॉस्ट इंकर किए जाते हैं चाहे फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो उसको हम प्रोडक्ट प्रोसेस या ऑपरेशन की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, तो ये जो हमारा फीचर है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्या, टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट इज कंसीडर, यानी कि अगर हमें किसी डिपार्टमेंट के किसी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी जाननी हो तो हम यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन वो दे रहे हैं पर यूनिट वो हम कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल फीचर होता है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा हम फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाएंगे और उतना ज्यादा ही हमारा प्रॉफिट जो है होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग इन मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी कि जब हम यहां पर डिसीजन मेकिंग करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले क्या है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट शुड बी कंसीडर्ड इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि जब भी हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही हम यहाँ पर जो है कंसीडर करेंगे और बाकी कॉस्ट को हम इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, ओनली फिक्स कॉस्ट शुड बी कंसीडर्ड इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट है वही यहाँ पर कंसीडर की जाएगी डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्या, बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट शुड बी कंसीडर्ड इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही यहाँ पर कंसीडर किए
किए जाएंगे डिसीजन मेकिंग के अंडर, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट, कॉस्ट शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम कॉस्ट को कंसीडर ही नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग के अंडर, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन मार्जिन कॉस्टिंग। हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है मार्जिन कॉस्टिंग के अंडर। तो कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जब हम यहाँ पर सेल्स में से, ठीक है, जब हम यहाँ पर सेल्स में से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर कहलाता है। देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करता है। पहला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, यानी कि जो हमारी सेल्स है और उसमें से जब हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं उसके बाद कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द प्रॉफिट अर्न पर यूनिट आफ्टर कवरिंग वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है उस अमाउंट को जो कि हम यहाँ पर अर्न करते हैं जब भी हम अपने वेरिएबल कॉस्ट को पे कर देते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर डिफाइन जो है कर रही है। नेक्स्ट है, कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल्स, यानी कि जो हमने सेल्स किए उससे जो हम टोटल रेवेन्यू कमा रहे हैं उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। अब ये होता क्या है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ये तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहली चीज है यहाँ पर कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, सिंपली हमने जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए हमने यहाँ पर कितना जो है खर्च किया, हमें कितनी कॉस्ट यहाँ पर आई है। वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर सेल, हमने यहाँ पर उस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी की है। प्रॉफिट क्या है, जो हमने यहाँ पर सेल्स करने के बाद कितना पैसा यहाँ पर जो है कमाया है। तो ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है वो हमें जो है इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है बताता है। यानी कि अगर हमारी यहाँ पर जो है सेल्स है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का चेंज आता है तो उस चेंज का हमारे यहाँ पर प्रॉफिट और कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है पता लगता है। या फिर अगर यहाँ पर कॉस्ट में, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारे सेल्स और प्रॉफिट में क्या चेंज आता है उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है पता लगता है। यानी कि अगर आपको किसी कंपनी की, ठीक है, प्रॉफिट सेल्स और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट और सेल्स और हमारा जो कॉस्ट है उसके बीच का रिलेशनशिप जानना हो तो आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का यहाँ पर यूज जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब फटाफट से आप यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक होता है यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन सेल्स और प्रॉफिट, यानी कि एक यहाँ पर हमारी टेक्निक होती है जिसका यूज किया जाता है कॉस्ट, हमारी सेल्स और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप को जानने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हो गया, इट प्रोवाइड इनसाइट्स हाउ कॉस्ट एंड प्रॉफिट आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि इससे हमें यह पता लगता है कि जब भी हमारे यहाँ पर सेल्स में चेंज आता है तो उससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्रॉफिट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि सेल्स हमारे कॉस्ट और प्रॉफिट को कैसे इफेक्ट डालता है उसके बारे में पता लगता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, दिस एनालिसिस इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन ऑफ एवरी कॉस्ट एज आइदर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि इस एनालिसिस के अंदर हमारे जितने भी कॉस्ट होते हैं उसको हम यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंडर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स ओनली, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच का क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है बताता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो पहली तीन स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, चौथी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। तो इन स्टेटमेंट से आपको क्या पता लगा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में, कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम जान पाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसकी कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज में चेंजेस करते हैं तो उसका बाकियों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हमें पता लगता है। नेक्स्ट देखो क्या है, इन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच फॉर्मूला, यानी कि हम जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का यूज करते हैं उसके अंदर अगर हमें यहाँ पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना हो तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। पहला देखो क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स वॉल्यूम माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यानी कि सेल्स वॉल्यूम में से हमें यहाँ पर जो हमारे टोटल कॉस्ट है, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, उसे हमें यहाँ पर जो है माइनस कर देना है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो यही फॉर्मूला है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर।
बाकी ये जो फॉर्मूला ये गलत है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इस फॉर्मूले से आप आसानी से जो है यहाँ पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंडर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम यहाँ पर जो है देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक फॉर्म manufacturing tables has fixed cost of 1 lakh rupees and variable cost is 120 per unit. Sales price is 160 per unit. During the year it is sold 3000 tables. What is the profit of the firm during the year? यानी कि एक हमारी यहाँ पर कंपनी है, फॉर्म है, जो कि यहाँ पर टेबल्स को मैन्युफैक्चर करती है। उस टेबल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसका जो टोटल फिक्स कॉस्ट आता है वो कितना है, 1 लाख रुपए का आता है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसे कितनी पड़ती है, 120 रुपए। और उसका जो सेल्स प्राइस है पर यूनिट वो क्या है, 160। उसने यहाँ पर 3000 के यहाँ पर टेबल जो है सेल किए। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला देखो, एक जो हमने ऊपर फॉर्मूला क्या है, इसको हम इक्वेशन की हेल्प से भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, S इंटू एन माइनस F प्लस V इंटू एन, ठीक है। इसमें जो हमारा S है वो क्या है, हमारा सेल्स पर यूनिट। S क्या है हमारा यहाँ पर, सेल्स पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद देखो N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। जितने आपने यहाँ पर जो है यूनिट सोल्ड किए हैं वो हमारा यहाँ पर क्या है, N क्या है, हमारा N है। उसके बाद देखो F क्या है, हमारा फिक्स कॉस्ट है, प्लस V क्या है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, N क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हम यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। तो सेल्स हमारा पर यूनिट कितना है, 160 इंटू N हमारा वो कितना है, 3000 है, प्लस हमारा फिक्स कॉस्ट यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमारा यहाँ पर कितना है, 1 लाख रुपए का है, प्लस यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितने, 120 इंटू हमारा 3000, ठीक है। तो फटाफट से इसको हम यहाँ पर जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो 160 इंटू हमारा 3000, ये हमारा आ रहा है यहाँ पर 4,80,000। क्या है, 4,80,000। इसमें से हमें यहाँ पर माइनस करना है, क्या चीज है, 1 लाख प्लस यहाँ पर 123,000। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर देखो हमारा 120 इंटू हमारा 3000, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 3,60,000। क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर, 3,60,000, ठीक है। इसमें से हमें 1 लाख यहाँ पर प्लस करना है। तो यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे तो 4,80,000 माइनस हमारा यहाँ पर जो है 4,60,000, ठीक है, इजिकल टू हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20,000। ये हमारा प्रॉफिट आके निकल के आया है। तो 20,000 हमारे यहाँ प्रॉफिट आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कॉस्ट और सेल्स की हेल्प से आसानी से प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीवीपी एनालिसिस, यानी कि जो हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। पहला देखो क्या है, इट इनेबल्स बिजनेस टू असेस द सेंसिटिविटी ऑफ प्रॉफिट टू चेंजेस इन आउटपुट और सेल्स वैल्यू। यानी कि इस एनालिसिस की हेल्प से हमें ये पता लगता है कि एक प्रॉफिट जो है, एक यहाँ पर प्रॉफिट जो है कंपनी का, वो उसकी सेल्स से कितना यहाँ पे जो है सेंसिटिव है। यानी कि अगर सेल्स में चेंज आते हैं तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज आता है उसके बारे में हमें पता लगता है। तो ये बिल्कुल इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्या है, दिस एनालिसिस एड्स इन प्रॉफिट प्लानिंग by providing a framework to estimate the profit potential at different levels of production और sales। यानी कि ये ना हमें प्रॉफिट को प्लान करने में हेल्प करता है। यानी कि हम यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स पे कितना प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं उसको डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये बिल्कुल इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्या है, दिस एनालिसिस अलाउ बिजनेस टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स टू रीच द स्पेसिफिक टारगेट प्रॉफिट। यानी कि अगर यहाँ पर कोई कंपनी एक टारगेट प्रॉफिट रख रही है, यानी कि मान के चलो वो 50 लाख प्रॉफिट कमाने का टारगेट रख रही है, तो इस टारगेट तक पहुंचने के लिए उनको कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, कितने यूनिट्स यहां पर प्रोड्यूस करके सेल करने पड़ेंगे, उसके बारे में हमें यहां पर पता लगता है। तो ये भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्या, इट हेल्प्स द असेस फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद चेंजेस इन प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम। यानी कि अगर हम यहां पर प्रोडक्शन और सेल्स में यहां पर किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो उससे की वजह से हमें यहां पर कितना लॉस हो सकता है, यानी चेंजेस करने से कितना रिस्क जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमें यहां पर पता लगता है। तो ये भी हमारा इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों करके सीपीपी एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। क्या है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, ए पॉइंट एट विच अ बिजनेस neither मेक्स अ प्रॉफिट नॉर इनकर्स अ लॉस इज नोन एज। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक कंपनी है ना तो प्रॉफिट कमा रही है और ना ही उसे कोई यहां पर लॉस हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम यहां पर क्या कहते हैं। ऑप्शन है ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन बी जीरो प्रॉफिट पॉइंट, ऑप्शन सी न्यूट्रल पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है ब्रेक इवन पॉइंट इज अ करेक्ट आंसर। अब ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ना तो कंपनी कोई प्रॉफिट कमा रही है और ना ही लॉस कमा रही है। यानी कि इस पॉइंट पे हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, हमारा जो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पर इक्वल हो जाता है जो भी हमने यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो है वो इनकर की है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो हम एक यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका जो सेल प्राइस है वो कितना है, 10 रुपये, ठीक है। उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट हम जो है 8 रुपये पर यूनिट जो है वो यहाँ पर खर्च कर रहे हैं।
ठीक है। और इसके ऊपर जो हम फिक्स कॉस्ट खर्च कर रहे हैं वो कितनी खर्च कर रहे हैं, 2000 रुपये। मान के चलो हमने जो सेल्स किया है वो कितनी की है यहाँ पर, 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो 1000 इंटू हमारा यहाँ पर 10, ये कितना आ गया, 10,000 रुपये, यानी कि हमने 10,000 रुपये की सेल की है जब हमने 1000 यूनिट्स की यहाँ पर सेल की है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1000 इंटू 10, ये हमारा क्या, टोटल 10,000 रुपीज़ की सेल्स हमने की है और यूनिट्स हमने कितने सेल किया, 1000। उसके बाद अब देखो इसमें से हमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, तो यहाँ पर देखो 1000 यूनिट्स है, पर यूनिट पे 8 रुपये हमें वेरिएबल कॉस्ट आई है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8000 रुपये। टोटल हमने 8000 रुपये के यहाँ पर जो है खर्च किए हैं वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कितना आ गया, 2000 रुपये। कितना आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया हमारा यहाँ पर 2000 रुपये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमने जो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट खर्च किए थे वो भी कितने किए थे, 2000 रुपये। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें यहाँ पर ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हमारा कितना है, यहाँ पर 0 है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्रेक इवन पॉइंट आप यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं यूनिट में बात करूँ तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना है, 1000 यूनिट, यानी कि 1000 यूनिट अगर वो सेल करते हैं तो उनको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही सेल लॉस हो रहा है। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो 10,000 की सेल्स करो, 10,000 की सेल्स करो, तब आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है आपको। अभी जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये हम ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू यहाँ पे जो है कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट। अगर आपको यहाँ पर यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना है तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यानी कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के साथ। उसके बाद ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है वेरिएबल कॉस्ट के साथ, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, जो हमें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसके साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर जो है यूनिट्स में निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से भी यहाँ पर जो है करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, XYZ मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट व्हिच हैज सेलिंग प्राइस 40 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 20 एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज 1 लाख रुपीज। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट, जितनी भी हमारे यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है उसे हमें डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन यूनिट मार्जिन पर यूनिट, ठीक है। मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद देखो फिक्स कॉस्ट हमारी यहाँ पर कितनी है, 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है, वो हमें पता है कैसे आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स हमारी कितनी है, सेल्स हमारी कितनी है, यहाँ पर 40 की है, इसमें से हमें यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये माइनस करना है, तो ये कितना आ रहा है हमारा 20 रुपये। तो इसको 20 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पर 1 लाख डिवाइडेड बाय 20। तो ये जो हमारा आ रहा है वो कितना आया, 5000 यूनिट्स। क्या आ रहा है, 5000 यूनिट, यानी कि इस कंपनी का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना है, 5000 यूनिट। अगर ये 5000 यूनिट्स को बनाकर सेल करते हैं मार्केट में तो उसे ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। अगर उसे प्रॉफिट कमाना है तो उसे 5000 यूनिट से ज़्यादा बेचना पड़ेगा, और अगर उसे यहाँ पर लॉस कमाना है, वैसे लॉस कोई कमाता नहीं, उसको 5000 से कम उसको सेल होगी, ठीक है। अब ये हमारा जो है यूनिट्स में, अगर आप इसको वॉल्यूम में कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इसको जो है यहाँ पर सेल प्राइस पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 5000 यूनिट्स को, यहाँ पर 5000 यूनिट्स को हमारा जो 40 पर यूनिट सेल प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 लाख रुपये, यानी कि आपको 2 लाख रुपये की कम से कम यहाँ पर सेल्स करनी पड़ेगी ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट देखो क्या है, डैश इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, इट इज टर्म एट कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा रेशियो है जो कि हमें यहाँ पर कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है और उसकी जो सेल्स है उसके बीच का रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप बताने का मतलब है कि यहाँ पर हम कितनी सेल्स करें और उसके कंपैरिजन में हम यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं उसका हमें यहाँ पर पता लगता है। तो ऑप्शन ए देखो क्या है, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, ऑप्शन बी ग्रॉस मार्जिन रेशियो, ऑप्शन सी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, या फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पर देखो जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज द करेक्ट आंसर। तो एक रेशियो है जो कि हमें बताएगा कि हम अपनी सेल्स से कितना यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन जनरेट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, हमारा पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने का हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन को आप सेल्स के साथ डिवाइड कर दो इंटू 100 कर दो आ जाएगा, या फिर पीवी रेशियो के इक्वल हमें सेल्स को डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन के साथ और इंटू 100 करना है, या फिर प्रॉफिट को सेल्स पर यूनिट के साथ डिवाइड करना और 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
जो भी आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है उसको आपको यहाँ पर जो है डिवाइड कर देना है सेल्स के साथ और इनटू कर देना है 100 के साथ, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट जो है कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो जो हम यहाँ पर हमारा जो पीवी रेशो है वो हम यहाँ पर जो है पर यूनिट की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है, और आप यहाँ पर सेल्स पर यूनिट भी यहाँ पर जो है लिख सकते हो। आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है सेम ही आने वाला है, उसमें कोई भी डिफरेंस यहाँ पर जो है नहीं आने वाला है। क्लियर है? अब इसको यहाँ पर क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। तो मान के चलो यहाँ पर क्या है, एक कंपनी है जो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है विजिट्स, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है पर विजिट वो कितना है 1000 है, और वेरिएबल कॉस्ट पर विजिट कितने यहाँ पर 600 है। द फिक्स कॉस्ट फॉर योर बिजनेस इज 20,000 पर 12 लाख, यहाँ पर 2 लाख रुपए यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन, जो भी हमारे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, चाहे टोटल कंट्रीब्यूशन ले लो चाहे पर यूनिट ले ले, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस है 1000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है हमारे यहाँ पर 600, तो इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा 400। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है हमारा 400, ठीक है। उसको डिवाइड करना है किसके साथ, हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस वो कितना है 1000 है, इंटू 100 कर देना है। तो जब हम इसको डिवाइड करें, जब हम इसको यहाँ पर जो है डिवाइड करें तो 400 डिवाइडेड बाय हमारा 1000 इंटू 100, ये हमारा कितना है 40%। यानी कि इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर जितना हम सेल कर रहे हैं उसके 40% के इक्वल हमारा कंट्रीब्यूशन जो है आ रहा है। यानी कि अगर आप 100 रुपए की सेल करो तो उसमें से 40 रुपए हमारा यहाँ पर क्या है, कंट्रीब्यूशन है, जो कि वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद बच जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हो गया विच ऑफ दीज एडवांटेज ऑफ पीवी रेशियो एनालिसिस, इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर एडवांटेज होती है पीवी रेशियो एनालिसिस की। तो पहला देखो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, दूसरा क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस, तीसरा क्या है प्राइसिंग डिसीजन, चौथा क्या है कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे ही हमारे यहाँ पर एडवांटेजेस होते हैं पीवी रेशियो एनालिसिस के। तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जान पाते हैं कि एक कंपनी यहाँ पर डिफरेंट सेल्स करके यहाँ पर कितना प्रॉफिट जो है यहाँ पर कमा पा रही है। क्लियर? जैसे हमने जाना था ना, यहाँ पर देखो कंट्रीब्यूशन कितना था 40%, यानी कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो अच्छी है। अब वहीं अगर कंट्रीब्यूशन आ जाता है यहाँ पर 1%, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है। उसके बाद क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब देखो ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में हमें पता लग जाता है, क्योंकि देखो हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमें फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, कितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट या प्राइसिंग डिसीजन। अब क्योंकि हमें कॉस्ट भी पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, अब प्राइसिंग डिसीजन में हमें यहाँ पर जो है हेल्प मिल जाती है, सुइटेबल प्राइस डिसाइड करने में हमें हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है कॉस्ट कंट्रोल एफिशिएंसी। अब इसमें हम लोग जो है कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी है वो यहाँ पर जो है इंक्रीज होती है। क्लियर है? तो ओवरऑल मार्जिनल कॉस्टिंग, जो ओवरऑल अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो वो कॉस्ट कंट्रोल की ही बात करता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मार्जिन सेफ्टी। इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द मार्जिन सेफ्टी। तो सबसे पहले मार्जिन सेफ्टी का मीनिंग समझ लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पर होता है। तो सिंपली देखो जो हमारा यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है, हमारा यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। हमने ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर यानी कि एक्सेस में जितनी भी सेल्स कर दिया ना, तो वो जो एक्सेस सेल्स है वो हमारा कहलाता है मार्जिन सेफ्टी। जैसे मान के चलो ब्रेक इवन पॉइंट था कितना था हमारा यहाँ पर 5000 यूनिट, ठीक है, पर आपने यहाँ पर सेल कर दी कितनी, यहाँ पर 6000 यूनिट। कितनी कह दी 6000 यूनिट्स। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 1000 यूनिट, ये हमारा क्या कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों कहा जाता है, देखो ये जो 1000 यूनिट्स है ना, यहाँ तक कंपनी सेफ है। यानी कि अगर कंपनी की सेल्स ना 1000 यूनिट से कम भी हो जाती है तब भी वो लॉस से बच जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस से बच जाएगा। तो यहां तक उसको सेफ्टी मिलती है, ये मार्जिन है सेफ्टी का, इसीलिए हम इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है यहां पर कहते हैं। क्लियर है आपको? तो जितना ज्यादा हम ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल्स करेंगे हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा और हम ज्यादा सिक्योर होंगे, हमें लॉस होने के चांसेस कम होंगे। और जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा उतना ही हमें यहाँ पर जो है कम प्रॉफिट होगा और लॉस होने के चांसेस जो है होंगे। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या करिए, इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच एक्चुअल सेल्स एक्सीज द ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि ये यहाँ पर उस एक्सटेंट को
मेजर करती है जब हमारी यहाँ पर सेल्स जो है, एक्चुअल सेल्स जो है इंक्रीज कर जाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट बाय विच सेल्स कैन डिक्लाइन बिफोर अ बिजनेस स्टार्ट इनकरिंग लॉसेस, यानी कि ये अमाउंट ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर उतना सेल्स कंपनी जो है वो कम भी कर देती है, अगर उतने अमाउंट से कंपनी की सेल्स डिक्लाइन भी कर जाती है, तब भी उन्हें लॉस जो है वो नहीं होता, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट लोअर रिस्क ऑफ लॉसेस, यानी कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है तो हमें रिस्क जो है वो भी यहां पर कम होता है। तो यहां पर देखो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ये सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखो क्या है, सपोज अ कंपनी, ठीक है, सपोज यू ओन अ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, योर फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंट सैलरीज यूटिलिटीज अमाउंट टू 50,000 पर मंथ, यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो क्लोथिंग का, 50,000 पर यूनिट आपको 50,000 पर मंथ आपको फिक्स कॉस्ट पड़ती है। उसके बाद क्या है, सेलिंग प्राइस जो है इस आइटम का वो कितना है, 50 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है, जिसके अंडर हमारे लेबर भी आते हैं, मटेरियल भी आता है, वो कितना है, 30 रुपीज है, ठीक है। इन फिगर्स के बेस पर हमें यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों को ही कैलकुलेट करना है, और हमें यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मान के चलना है कि हमारी जो सेल्स है वो कितनी है, यहाँ पर 35,000 यूनिट्स, ठीक है, नहीं 3500 यूनिट्स। क्लियर है आपको? तो यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें ब्रेक इवन पॉइंट की जरूरत है, ब्रेक इवन पॉइंट की यहां पर जो है जरूरत है, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर देखो जो भी हमारी फिक्स कॉस्ट है उसे डिवाइड करना है कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हमारा यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो यहां पर देखो फिक्स कॉस्ट कितने हैं, फिक्स कॉस्ट है हमारी यहां पर जो है 50,000 पर मंथ, ठीक है। कंट्रीब्यूशन देखो क्या है, 50 यहां पर हमारा सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 30, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, 20 आ रहा है, ठीक है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहां पर, जब मैं इसको यहां पर 50,000 को डिवाइड कर दूंगा 20 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, यानी कि 2500 हमारा यहां पर क्या है, ये हमारा है यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद अगर हमें यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करनी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली देखो जो भी हमारी एक्चुअल सेल्स है उसमें से हमारे यहां पर जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसे माइनस करना है, ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहां पर देखो सेल्स कितनी है, एक्चुअल सेल्स कितनी है, 3500, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 2500, तो माइनस जब आप करोगे तो कितना जाएगा, 1000 यूनिट्स, ठीक है। यहां पर कितना जाएगा, 10,000, ये हमारा आ जाएगा यहां पर 3500 माइनस 2500, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1000 यूनिट, ठीक है। सिंपली थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, 1000 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अगर 1000 यूनिट्स तक हमारी कंपनी की सेल डिक्लाइन भी कर जाती है तब भी हमें लॉस होने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट हो गया लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्लूड, हमारे यहाँ पर क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट बता दूं, जो हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग है वो काफ़ी इजी है, सिंपल टेक्निक है, उससे हम और अच्छे तरीके से एफिशिएंसी से यहाँ पर जो है कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, सेल प्राइस फिक्स कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। पर कुछ एडवांटेजेस होने के साथ साथ कुछ यहाँ पर डिसएडवांटेजेस हैं जिसको हमें यहाँ पर स्टडी करना जरूरी होता है। अब ये डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी है, पहला देखो क्या है, डिफिकल्टी इन सेग्रेटिंग कॉस्ट इनटू फिक्स्ड वेरिएबल कैटेगरीज एक्यूरेटली। अब देखो क्या है कि हम यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर मान के चलते हैं कि टोटल कॉस्ट को हमें यहाँ पर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक हमारा यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट होगा और एक हमारे यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कहलाएगा, वेरिएबल कॉस्ट और हमारे यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है आपको? अब क्या होता है ना कि कई केसेस में इनको सेग्रेट करना यानी कि डिवाइड करना काफी यहाँ पर जो है मुश्किल होता है, यानी कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन से फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन से हमारे वेरिएबल कॉस्ट है, जिससे डिफिकल्टी आती है। तो ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्या है, अनरियलिस्टिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड। तो हम यहाँ पर जब भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को ही इसकी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, जो कि काफी अनरियलिस्टिक है। देखो यार, अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, तो उस पर जो टोटल कॉस्ट यहाँ पर इनकर की है तो वो उस वैल्यू पे जो है इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया है तो आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 100 रुपए ही यहाँ पर इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पर ये भी एक लिमिटेशन होती है कि हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट को ही ले रहे हैं और फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा सही तरीके से इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद क्या है, लिमिटेड सुटेबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट। तो यहाँ पर देखो जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिशियल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्या है, लिमिटेशन है मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, डैश इज अ
कॉस्टिंग मेथड, ठीक है, डैश इज अ कॉस्टिंग मेथड दैट एलोकेट्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोथ वेरिएबल फिक्स्ड टू द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड जिसके अंदर हम यहाँ पर जब भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमने टोटल कॉस्ट इनकर की है, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, उन सभी कॉस्ट को हम यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, तो वो हमारा कॉस्टिंग मेथड कोड है। पहला क्या है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरा क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तीसरा क्या है वेरिएबल कॉस्टिंग या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर। अगर एग्जांपल दूं तो मान के चलो हमने एक प्रोडक्ट बनाया, हमने एक यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया एक्स प्रोडक्ट, जिसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट खर्च किए मैंने 60 रुपये और फिक्स कॉस्ट खर्च किए 40 रुपये, मतलब जब हमने पर यूनिट यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो की। तो जब हमने यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट की तो प्रोडक्ट को बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी आई यहाँ पर 100 रुपीज़। तो ये जो टेक्निक हमने यूज़ की है, कॉस्टिंग मेथड हमने यूज़ किया है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट देखो क्या है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज आल्सो नोन है। यहाँ पर जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? पहला देखो क्या है वेरिएबल कॉस्टिंग, दूसरा क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग, तीसरा क्या है फुल कॉस्टिंग या फिर डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन डी डायरेक्ट कॉस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर। डायरेक्ट कॉस्टिंग फुल कॉस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इस आंसर की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी फुल कॉस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर। फुल कॉस्टिंग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर जितनी भी कॉस्ट है उन सभी को जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड जो है यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, जो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग है वो मेनली यूज की जाती है हमारे यहाँ पर इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। जो हमारे इंटरनल हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करते हैं। पर जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इसका यूज किया जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करने के लिए। देखिए जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यहाँ पर यूज करके जो है बनाते हैं। अब ये जो रिक्वायरमेंट है कि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को क्यों यूज करना पड़ता है, वो किसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है? पहला क्या है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर देखो ऑल ऑफ द हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये होते क्या है तो सिंपली देखो पहले बात करते हैं गैप की। गैप क्या है? यहाँ पर नाम से आपको पता लग रहा होगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि ये ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको यहाँ पर जनरली कंपनी जो है एक्सेप्ट करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पर जो है प्रिपेयर करने के लिए। अब ये जो गैप होता है वो जनरली हमारा जो है यूएस में यूज किया जाता है, इसीलिए इसको कई बार जो है यूएस गैप के नाम से भी जो है जाना जाता है। उसके बाद क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम शॉर्ट में आईएफआरएस कहते हैं। तो ये क्या होती है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग की, यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको यहाँ पर फॉलो करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है प्रिपेयर करने के लिए। और लगभग दुनिया के 80% कंट्री जो है वहां पर आईएफआरएस का यूज जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तब ये जो स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ पर यूज किए जाते हैं। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक था वो यहाँ पर जो है ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तो सेशन को ओवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।